लीजिए बगल में हूबहू आकृति अगर मिल रहा है तो सर्वांग सम। तो उम्मीद है सर्वांग सम क्लियर हुआ होगा, लेकिन यहाँ हमको सर्वांग सम पर। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। और ये जो चैप्टर है क्लास 10 मैथ के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी प्लस नॉलेज की दृष्टि से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ इसमें थ्योरम जो है 8-9 गो वो जो है आपको 5 नंबर पूछता है। तो इसमें से एक थ्योरम आपको बोर्ड में निश्चित रूप से पूछा जाता है। अगर आप थ्योरम भी कम से कम देख लेते हैं तो कम से 5 नंबर आपका रखा हुआ है। तो चैप्टर में जो त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो त्रिभुज का कौन सा गुणधर्म यहाँ पढ़ेंगे। एक नम्मा में भी हम त्रिभुज पढ़े हैं, तो नम्मा में क्या पढ़े और यहाँ कौन सा गुणधर्म पढ़ेंगे, वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा गुणधर्म वो है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ क्या पढ़ना है। यहाँ जो हमको पढ़ना है सर्वांग समरूप पढ़ना है, और नम्मा में जो आप पढ़े हैं वो पढ़े हैं सर्वांग सम। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर करेंगे कि समरूप और सर्वांग सम में क्या अंतर होता है। उसके बाद फिर देखेंगे त्रिभुज की समरूपता क्या होता है, और सर्वांग समता तो फिर पढ़ लिए 9th में ही। तो पहले समरूप और सर्वांग सम में क्लियर करते हैं। सर्वांग सम किसको कहते हैं। सर्वांग सम दो आकृति तभी सर्वांग सम होगा जब उसका संगत कोण और भुजा यानी दोनों के दोनों बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि दो आकृति सर्वांग सम तभी होगा जब उसका आकृति और माप दोनों बराबर हो, तब उसको हम कहेंगे सर्वांग सम। क्या क्या बोले, आकृति और अमाप या माप भी कह सकते हैं, यानी कि देखने में आपको एक जैसा लगना चाहिए। अगर त्रिभुज है तो दूसरा भी त्रिभुज, वर्ग है तो दूसरा भी वर्ग, अगर आयत है तो दूसरा भी आयत, इस तरह से देखने में हूबहू एक जैसा होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे सर्वांग सम। उदाहरण के रूप में जैसे वृत्त है, तो अगर 1 सेंटीमीटर का वृत्त ले रहे हैं तो दूसरा भी 1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। कहने का अर्थ ये हुआ कि वृत्त है तो उसका जो आकृति है सर्कल रूप में, तो दूसरा भी सर्कल रूप में है, और उसका 1 सेंटीमीटर त्रिज्या करे तो दूसरा का भी 1 सेंटीमीटर। अगर दोनों हूबहू एक जैसा है तो उसको हम सर्वांग सम कह देते हैं, आकृति भी सेम होना चाहिए। तो सर्वांग सम जो कि नम्मा में हम लोग अच्छा से डिस्कस किए हैं, और सर्वांग सम के लिए भी 3-4 कंडीशन था, वो 3-4 कंडीशन को भी डिस्कस किए हैं 9th में। यहाँ जो है हम समरूप के लिए देखेंगे, लेकिन त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा पहले परिचय कर लेते हैं, उसके बाद हम जो 10th में पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो त्रिभुज की बात करें तो नॉर्मली त्रिभुज के बारे में सबको पता है कि ये एक ट्रायंगल हो गया, और ट्रायंगल में ये जो देख रहे हैं ये आपका शीर्ष कहलाता है, ये वाला वर्टेक्स कहलाता है, और इसके अंदर का जो हिस्सा देख रहे हैं ये कोण कहलाता है, ये कोण। उसके बाद ये जो है ये साइड कहलाता है, यानी कि भुजा कहलाता है। तो कोई भी त्रिभुज में देखा जाए ध्यान से तो 3 भुजा होगा आपका, 1 2 3, और 3 शीर्ष होगा और 3 कोण होगा। तो त्रिभुज में 3 भुजा 3 कोण 3 शीर्ष होता है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाला बात नहीं है। उसके बाद त्रिभुज का थोड़ा सा प्रकार की बात करें तो ये भी आपका नम्मा में ही थोड़ा सा डिटेल्स किया गया है, 10वां में आपको इसके प्रकार के बारे में कहीं चर्चा नहीं है। लेकिन जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे और इसमें कुछ हिसाब बनाने में जो हमको त्रिभुज का कुछ प्रकार का भी काम आएगा और उस वहाँ ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए पहले ही हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर त्रिभुज के जो प्रकार है वो कौन कौन होता है और क्या क्या होता है। तो संक्षेप में यहाँ हम क्लियर करेंगे, उतना डिफिनेशन या फिर उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो त्रिभुज के जो देखा जाए तो त्रिभुज को 2 आधार पर बांटा जाता है, एक भुजा के आधार पर, एक उसके कोण के आधार पर बांटा जाता है। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो पहले भुजा के आधार पर अगर देखें तो भुजा के आधार पर त्रिभुज देखें तो भुजा के आधार पर अगर देखें तो त्रिभुज 3 होता है। अब 3 कौन कौन होता है,
तो वो पहला होता है आपका समबाहु त्रिभुज, और दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है आपका समद्वि बाहु त्रिभुज। ये हो गया आपका भुजा के आधार पर। अगर समबाहु त्रिभुज की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है समबाहु। सम मतलब होता है बराबर और बाहु मतलब होता है भुजा। तो भाई त्रिभुज में 3 भुजा है, ये है तो समान होगा भुजा, अर्थात वैसे त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसको हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। कहने का अर्थ हुआ ये वाला भुजा और ये वाला और ये वाला तीनों अगर भुजा बराबर है आपस में तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का ये डिफिनेशन है। उसके बाद कुछ इसका गुण भी है जो कि हम आगे यूज करेंगे, हिसाब से में कभी ज़रूरत पड़ जाएगा। अगर इसका तीनों भुजा बराबर है तो इसका तीनों कोण भी बराबर होगा, और त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर होता है 180 डिग्री। ये प्रूव्ड नम्मा में ही है, वहाँ सिद्ध भी किए थे थ्योरम के रूप में। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण देखा जाए तो 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 60 60 तीनों मिलकर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि कोण जो है आपका प्रत्येक कोण जो है आपका कितना होगा, 60 डिग्री। ये समबाहु त्रिभुज में होगा। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री और प्रत्येक भुजा बराबर होता है। बाकी इसका फॉर्मूला से अभी हमको कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला क्षेत्रमिति का चीज़ है, तो फॉर्मूला में हम नहीं जाएंगे, बस त्रिभुज क्या वो समझना है। दूसरा तुम्हारा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु किसको कहेंगे, विषमबाहु। विषम का मतलब होता है अलग अलग, तो विषमबाहु और बाहु मतलब होता है भुजा, यानी जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग हो, एक भी एक जैसा नहीं हो। अगर उसका बात करें, जैसे ये एक त्रिभुज लिए ये, तो इसमें अगर देखा जाए तो तीनों भुजा अलग अलग है। ये आपको अलग नज़र आता होगा, ये अलग है और ये अलग है। अगर इसको ए माने तो ये अलग, ये बी और ये सी बिल्कुल अलग अलग है। और 3 भुजा अगर अलग अलग होता है, बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है तीनों में से कोई भी भुजा, तो उसको हम कह देंगे विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का यही कंडीशन है। और कोण की बात करें तो इसका कोण भी एक जैसा आपस में नहीं होता है, ना तो इसका कोण आपस में बराबर होगा, ना तो कोई भुजा आपस में बराबर होगा। तो ऐसे त्रिभुज को ही क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो देखो यहाँ भी नाम से ही पता है, आपको उतना रटने की जरूरत नहीं है। समद्विबाहु 2 भुजा लगभग इक्वल कर देना है। ये हम एक ABC लिए मान लेते हैं, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। एक सिंपल उदाहरण ले रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो हम कह रहे हैं A बराबर B है, यानी कि AB भुजा जो है BC की क्या है, बराबर है। देखिए समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, अर्थात वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के एक गुण भी होता है कि अगर 2 भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख का कोण भी बराबर होता है। और ये भी आपको 9th में थ्योरम है, ये थ्योरम भी है 9th में, यानी कि अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो इसके सामने का कोण आपका ये आएगा और इसके सामने का कोण आपका ये आएगा। कहने का मतलब है ये कोण जो है इसके बराबर होगा। समद्विबाहु में ये नियम होता है। तो यहाँ से हम भुजा के आधार पर त्रिभुज के जो प्रकार है 3 वो हम देख लिए। अब देख लेते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भाग में बांटा गया है। तो कोण के आधार पर बात करें तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज,
दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये तो आप कोण में पढ़ा होगा, लेकिन कोण के आधार पर भी त्रिभुज को बांटा जाता है। न्यून कोण, नाम से ही पता चल रहा है न्यून कोण त्रिभुज, यानी न्यून कोण क्या किसको कहते हैं पता होगा तब जाकर हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। न्यून कोण कहते हैं वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, तो उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण। ये इसका शर्त होता है न्यून कोण का 0 डिग्री से बड़ा होगा अगर x मान लेते हैं, और इधर जो है 90 डिग्री से छोटा होगा, तो ये आपका ये न्यून कोण की हम बात कर रहे हैं, न्यून कोण होगा। तो अगर न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे तब तो क्लियर हो गया कि इसका कोई भी कोण, यानी 3 कोण होता है, तीनों में से कोई भी कोण इससे बड़ा नहीं होगा और इससे छोटा भी नहीं होगा, इसके बीच में होगा। तो नॉर्मली इस तरह से अगर फिगर बना है तो ये एक ऐसा त्रिभुज है जो न्यून कोण होगा, यानी 90 से छोटा होगा, तो उसको हम न्यून कोण कहेंगे, कोई भी 90 से बड़ा नहीं होगा। उसके बाद एक कंडीशन यह थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि अगर पूछेगा कि कोई भी त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक न्यून कोण पूछे तो 3 बोल सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे समबाहु त्रिभुज देखे 60 60 60, भाई तीनों 90 से छोटा है, तो कोई भी त्रिभुज में अगर अधिक से अधिक पूछे तो 3 न्यून कोण हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी भी त्रिभुज में। तो ये हो गया आपका न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भी कोण या सभी कोण कह सकते हैं, जिसमें सभी कोण न्यून कोण हो उसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अब समकोण की बात करें तो समकोण किसको कहते हैं, तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। अगर कोई भी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो जाए और समकोण का निशानी है बिल्कुल लंबवत भुजा होना चाहिए, उसको समकोण कहते हैं। और समकोण का ये संकेत होता है, कहीं भी आपको फिगर में ऐसा मिल जाए तो समझ लेना वो समकोण का ऐसा निशानी है और समकोण त्रिभुज है। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो उसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। एक कोण, कोई भी एक कोण हो सकता है। अब अगर तुमसे पूछे कि भाई एक समकोण त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक 2 समकोण हो सकते हैं, अति समकोण न्यून कोण हो सकते हैं, और साथ ही साथ कम से कम भी पूछेगा तो 2 ये होगा, क्योंकि एक न्यून कोण कोनो त्रिभुज में नहीं होगा, कम से कम 2 न्यून कोण होगा। इसका कारण क्या है, अगर एक कोण 90 डिग्री ले लिए या इससे ऊपर ले लिए तो तीनों कोण मिलकर तो आपको 180 पुराना है। अगर ये अकेले 90 हो गया तब तो 100% कह सकते हैं कि ये दोनों मिल के 90 होगा, और मिलकर 90 होने का मतलब 90 से कम कम होगा। तो इसलिए अगर कम से कम न्यून कोण पूछे तब पर भी आपको 2 बोलना है, अधिक से अधिक न्यून कोण पूछे तब पर भी आपको 2 बोलना है। किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो अधिक कोण किसको कहते हैं, पहले तो ये देखो, तो अधिक कोण कहते हैं 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे कोण को कहते हैं अधिक कोण। और कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसमें कोई भी एक कोण अधिक कोण होगा तो उसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। इसका फिगर आपको जो मिलेगा कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल सकता है। अब अंदाज़ा कर सकते हैं, अगर इस पर लंबवत भुजा रहता तो 90 उससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये जो कोण है ये आपका अधिक कोण है, यानी 90 से ज़्यादा है, इसलिए ये त्रिभुज आपका कौन हुआ, अधिक कोण त्रिभुज।
तो यहाँ इसमें भी आप देख सकते 2 आपको न्यूनकोण नज़र आता होगा और अधिक से अधिक भी 2 ही न्यूनकोण होगा। लेकिन अगर अधिक से अधिक कितने समकोण होता है एक त्रिभुज में तो एक ही बोलेगा, और अधिक से अधिक कितने अधिक कोण होते हैं तो वो भी आप एक ही बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी त्रिभुज में एक से अधिक ना तो समकोण हो सकता है ना तो अधिक कोण हो सकता है। हाँ, न्यून कोण अधिक से अधिक 3 हो सकता है, ये पहले बता दिए। तो यहाँ से त्रिभुज के प्रकार को हम संक्षेप में क्लियर कर दिए। लेकिन इसके अलावा एक और त्रिभुज होता है जो कि दोनों का मिक्स होता है, भुजा का और कोण का दोनों का, वो होता है समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज। यानी समकोण भी होगा और द्विबाहु यानी 2 भुजा बराबर भी होगा। तो कौन 2 भुजा बराबर होगा, तो पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो जब कर्ण सबसे बड़ा होता है तब तो लंब आधार बराबर होगा। तो अगर समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दोनों बराबर होता है तो उसी को कहते हैं समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज। तो यहाँ से हम त्रिभुज का जितना भी प्रकार था वो सब हम देख चुके हैं। चूँकि त्रिभुज पढ़ रहे तो संक्षेप में हम उसका गुण देख लिए। अब हम जो यहाँ पढ़ेंगे उसका चर्चा करते हैं समरूप के बारे में। सर्वांगसम के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए हैं, जो कि हू बहू बराबर, यानी समरूप का अर्थ समझ लेना, हू बहू बराबर, सेम हू बहू, तो उसको हम समरूप कहेंगे, अति सर्वांगसम कहेंगे। तो दोनों के एक बार फिर से क्लियर करते हैं, देखते हैं अगला स्लाइड में। तो अब हम लोग सर्वांगसम और समरूप पर चर्चा फिर से एक बार कर लेते हैं, क्योंकि मेन जो है हमको यहाँ क्लास 10 में इस पर चर्चा करना है, समरूप पर, समरूप के बारे में। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता शब्द होता है, तो इसको भी समझना आपको ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम लिखे हैं। तो सर्वांगसम किसको कहेंगे, तो यहाँ हम लिखे हैं थोड़ा सा शॉर्ट में, आकृति और अमाप। अमाप का मतलब एक तरह से माप कह सकते हैं, यानी उसका लंबाई कितना है, कोण कितना, वही माप हुआ। तो आकृति समान होना चाहिए और अमाप यानी कि माप समान होना चाहिए। अगर एक त्रिभुज ले रहे हैं तो दूसरा भी त्रिभुज होना चाहिए। और सर्वांगसम या फिर समरूप की तुलना जब भी किया जाएगा तो कम से कम 2 आकृति आपके पास होना चाहिए, तब हम उसमें तुलना कर सकते हैं। केवल एक आकृति में नहीं हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो 2 आकृति का हमेशा जिक्र होगा, चाहे वो सर्वांगसम हो या फिर समरूप हो। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, आकृति यानी देखने में कैसा हो। अगर दोनों का आकृति सेम नज़र आ रहा है, आकृति के साथ साथ उसका माप भी सेम नज़र आ रहा है, तो वैसे आकृति को हम कहते हैं सर्वांगसम। तो इसको एक हम बोल चाल में कह सकते हू बहू, यानी कुछ भी चेंज नहीं हो, थोड़ा सा भी चेंज नहीं हो, वैसे आकृति को हम कहेंगे सर्वांगसम। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हुआ होगा, लेकिन कुछ उदाहरण देख लेते हैं और क्लियर होगा। सर्वांगसम को जो संकेत में लिखते हैं वो उसका सिंबल आपका ये है, इस तरह से अगर मिलता है तो उसको कहते हैं सर्वांगसम। और समरूप में जो है, समरूप में जो आपको मिलता है केवल ये वाला हिस्सा, यानी ये ऊपर वाला जो देख रहे हैं केवल ये वाला देंगे तो इसको कहते हैं समरूप, और ऐसा रहेगा तो इसको कहते हैं सर्वांगसम। चूँकि बार बार हम यही संकेत का ही यूज करने वाले हैं, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण अगर बात करें तो मान लेते हैं अगर ये 1 सेंटीमीटर का वृत्त है तो दूसरा भी 1 सेंटीमीटर का ही वृत्त है। अब ये बिना हम नापे बना रहे हैं तो थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन समझना है थोड़ा सा। अगर हम कहें कि ये 1 सेंटीमीटर का वृत्त है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, तो आकृति सेम हो गया, माप इसका सेम हो गया, तो ऐसे आकृति को हम सर्वांगसम कहेंगे। ठीक है, यानी कि 2 वृत्त सर्वांगसम तभी होगा जब उसका त्रिज्या समान हो, ऐसे सिंपल कह सकते हैं। और उदाहरण लें तो मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, और अगर इसका भुजा 5 सेंटीमीटर है तो सब 5 ये, और एक और त्रिभुज ले रहे हैं वो भी समबाहु है और ये भी सब 5 है, 5 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं आकृति दोनों का सेम है, मतलब दोनों त्रिभुज है। दूसरी बात माप भी दोनों का सेम है, देख सकते हैं 5 5 5 5। तो ये हो गया तो आपका क्या चीज़, तो सर्वांग सम हो गया। तो ऐसे आकृति को हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम। त्रिभुज में ही और ले सकते हैं, मान लेते ये 6 दे दिए और ये मान लेते 7 दे दिए, तो यहाँ भी हम इसको 6 दे दिए और ये 7 दे दिए। तो आकृति पहले देखो, आकृति त्रिभुज है दोनों, तो ये तो मिल गया। दूसरा माप, तो माप देखो 5 5 6 6 7 7, माप भी मिल गया। तो अगर माप और आकृति दोनों मिल गया तो वो आपको क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। और भी कुछ आकृति को आप देख सकते हैं, अगर इसमें हम पिक्चर दे देंगे उसमें भी आप देख सकते हैं। और भी उदाहरण, जैसे मान लीजिए मेरा आकृति हुआ, तो अगर मेरा आकृति है तो हम अपना कॉपी जस्ट हूबहू बगल में खड़ा कर दे, उसमें ना तो लंबाई हम छाटेंगे, ना तो और चौड़ाई, ना तो कुछ भी, हूबहू अगर इतने बड़ा कॉपी बगल में खड़ा कर दे तो वो आपका क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। तो इसी तरह कुछ पिक्चर भी आप इधर उधर का देख सकते हैं। अगर हूबहू है तो जैसे बगल में अगर देंगे तो उसमें देख लीजिए बगल में हूबहू आकृति अगर मिल रहा है तो सर्वांग सम। तो उम्मीद है सर्वांग सम क्लियर हुआ होगा, लेकिन यहाँ हमको सर्वांग सम पर नहीं ज़्यादा चर्चा करना है, समरूप पर करना है। तो चलिए करते हैं समरूप पर चर्चा। समरूप में बात करें तो आपको यहाँ पहले ये दिया गया है, अब हम यहाँ से क्लास 10 वाला स्टार्ट कर रहे हैं। तो समरूप में पहले आपको ये समझना है कि दो बहुभुज समरूप कब होगा। अगर दो बहुभुज समरूप समझ गए तो फिर हम त्रिभुज में चलेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में तो त्रिभुज एक चर्चा होगा, लेकिन त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा बहुभुज कब समरूप होगा। उसके बाद तो बहुभुज समरूप तभी होगा जब उसका आकृति समान हो। पहला कंडीशन हो गया। आकृति का मतलब अभी तुरंत समझाए, हूबहू एक जैसा देखने में। अगर त्रिभुज है तो दूसरा त्रिभुज, अगर वर्ग है तो दूसरा वर्ग, आयत है तो दूसरा आयत, वृत्त है तो दूसरा वृत्त, इसको कहते हैं आकृति। बड़ा छोटा हम नहीं कर रहे, आकृति हम कह रहे हैं, ठीक है। आकार अलग चीज़ होता है, आकृति अलग चीज़ होता है। आकार हुआ उसका माप एक तरह से, आकृति हुआ देखने में कैसा हो। तो हम अभी आकृति की चर्चा कर रहे हैं। तो दो बहुभुज समरूप तभी होगा जब उसका आकृति समान हो। पहला कंडीशन, एक एक कंडीशन से नहीं हो सकता है। पहला कंडीशन हुआ कि आकृति समान हो। दूसरा कंडीशन हुआ आपका कि संगत कोण समान होना चाहिए। बहुभुज के अति समरूप के लिए शर्त है कि आकृति समान हो, संगत कोण समान हो। तो कोण भी समान होना चाहिए। संगत कोण क्या होता है अभी हम बगल में फिगर बना के देखेंगे। उसके बाद तीसरा कंडीशन है कि संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, अर्थात इसी को जब एक ही अनुपात को हम समानुपाती भी कहते हैं। तो संगत भुजा अगर समानुपाती हो, संगत कोण समान हो, आकृति समान हो, तो वैसे बहुभुज को हम समरूप बहुभुज कह सकते हैं। समरूप का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, पढ़ो ध्यान से पता चल रहा है। सम का मतलब होता है बराबर, रूप यानी आकृति एक तरह से, यानी कि समरूप तभी तुलना करेंगे जब दोनों का रूप सेम हो। अगर कोई आकृति है उसी को अगर हम बड़ा छोटा कर दें, हूबहू रहेगा, लंबाई चौड़ाई के अनुसार उसका लंबाई चौड़ाई सब बढ़ेगा, तो उसको हम समरूप कह सकते हैं। तो अब उदाहरण की बात करें तो बहुभुज, अगर ये वृत्त है तो वृत्त और एक वृत्त हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक। तो अगर इसका कहें हम कि ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है और इसका कहें कि ये जो है आपका मान लो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। अब इसमें कंडीशन आप मिलाइए, आकृति समान हो। भाई आकृति समान है, दोनों वृत्त है, पहला कंडीशन मिल गया। दूसरा, संगत कोण समान हो। तो इसमें तो कोण बन ही नहीं रहा है, तो चर्चा तो कोण का यहाँ होगा नहीं, वृत्त में कोण नहीं बनता है ना। और भुजा अगर पूछें तो भाई इसमें भुजा अनंत होता है, ये भी बहुभुज है, भुजा अनंत है। बस इतना छोटा छोटा भुजा है कि वो
करते करते गोल हो चुका है। यानी थोड़ा सा अगर उदाहरण करें तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मान लें, इसे हम करते जाएंगे तो भाई भुजा तो हो रहा है। ये इसको और छोटा छोटा कर देंगे तो बिल्कुल सर्कल फॉर्म में हो जाएगा। तो वृत्त भी बहुभुज होता है, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। तो ये बहुभुज है, आकृति समान हो गया, कोण तो मान लो अब है ही नहीं तो उसका चर्चा क्या। और ऐसे भी सर्कल है, इसका कोण नहीं बन रहा है। अब संगत भुजा, तो भुजा बोले अनंत भुजा होता है तो भुजा भी छोटा छोटा रहता है। तो इसलिए आपको इसमें ना तो भुजा नज़र आता होगा ना तो मान लो कोण नज़र आता होगा। तो बस देखना क्या, आपको देखना है आकृति। हाँ, इसका माप में देख सकते हैं, इसका रेडियस जो भी है, क्योंकि एक वृत्त में अनंत रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। तो जो भी त्रिज्या होगा सब के सब इसका 2 होगा, इसका जो भी त्रिज्या होगा सब के सब 5 होगा। अनुपात में जाएंगे तो 2/5, जितना भी त्रिज्या सब 2/5। तो अनुपात तो समान हो रहा है भाई, हम यहाँ त्रिज्या का अनुपात ले लेंगे, समानुपाती हो रहा है। तो इसलिए ये दोनों आकृति क्या कहलाएगा, आपका समरूप कहलाएगा। तो यहाँ से दिमाग में आपको सेट करना पड़ेगा कि दुनिया का जितना भी वृत्त है सब के सब समरूप होते हैं। तो अर्थात सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। ये पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा। सभी वृत्त समरूप होते हैं, पहला उदाहरण हो गया। दूसरा अगर उदाहरण ले तो मान लेते ये वर्ग ले ले, ये वर्ग ले लिए और एक वर्ग ले लिए ये, और मान लेते हैं वर्ग जो है ये 2 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं तो सब 2 होगा, सब 2 होगा। और इसका प्रत्येक कोण जो है आपका 90 डिग्री होता है वर्ग का। और ये भी हम कह रहे हैं वर्ग है, तो मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और वर्ग कह रहे हैं तो इसका भी प्रत्येक कोण आपको 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसके शर्त पर ध्यान दीजिए। संगत कोण समान हो, पहले तो आकृति समान हो, और आकृति बराबर है, दोनों वर्ग है, आकृति समान हो गया। संगत कोण बराबर हो, तो देख सकते हैं इसका प्रत्येक कोण 90 होता है। तो ये 90 है तो ये भी 90, ये भी दोनों 90, ये दोनों भी 90, ये दोनों भी 90, दोनों 90। तो संगत कोण आपका हो गया बराबर। उसके बाद संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। अगर हम ये भुजा ले रहे 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, अनुपात का मतलब बटे, तो ये दोनों का अनुपात निकालो 2/4। तो 2/4 कितना होगा बताओ, 2/4 कट के 1/2 होगा। तो ये दोनों भुजा का अनुपात निकल गया 1/2, यानी कि 1:2। इस दोनों भुजा का भी आप निकालो 1:2, इसका भी निकालो 1:2, इसका भी निकालो 1:2। यहाँ से आपका ये तीनों कंडीशन लागू हो रहा है। आकृति समान हो गया, संगत कोण बराबर हो गया, संगत भुजा एक ही अनुपात में हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों आकृति आपका क्या है, समरूप आकृति है। तो यहाँ से फिर एक पॉइंट आपका बनेगा कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो 2 पॉइंट अभी तक निकल चुका है इससे। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है सभी वृत्त सर्वांगसम नहीं होगा। सर्वांगसम का मतलब बोले हूबहू बराबर, अर्थात अगर इसको उठा के इस पर रखें हैं तो इसका परिधि पर बिल्कुल ढक जाना चाहिए, वो हुआ सर्वांगसम। तो ऐसा तो सब वृत्त होगा नहीं, तो सब वृत्त सर्वांगसम नहीं हो सकता है, सब वर्ग भी सर्वांगसम नहीं हो सकता है, लेकिन सभी वृत्त समरूप होगा और सभी वर्ग समरूप होगा। तब तो एक चीज़ और आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि सर्वांगसम चीज़ समरूप हो सकता है, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकता है। अगर इतने बड़ा एक हम वृत्त बना ले तो ये दोनों आपस में सर्वांगसम है, साथ ही साथ समरूप भी है। तो सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकता। देख सकते हैं ये दोनों आपका समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है, उसी तरह ये दोनों समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। तो अभी तक में हम यहाँ से 3 बात निकाले
कि सभी वृत्त समरूप हो सकता है, सभी वर्ग समरूप हो सकता है और सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकता है, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकता है। अब ये हो गया आपका दो उदाहरण। एक और उदाहरण लेते हैं त्रिभुज वाला। मान लेते हैं एक त्रिभुज वाला उदाहरण कि ये आपका एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। ये दोनों हम कह रहे समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज पता होना चाहिए भाई तीनों भुजा बराबर। अगर हम कहें कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 और ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये ठीक है। तो अब यहाँ से मिलाते कंडीशन को कि भाई आकृति समान होना चाहिए, तो आकृति दोनों का समान है। और ये भी कह सकते हैं भुजा की संख्या बराबर हो, लेकिन हम यहाँ से ये जो लिख दिए इससे भी पता चल रहा है भाई आकृति समान हो। अगर कोई चतुर्भुज ले रहा है, कोई पंचभुज ले, तो आकृति समान नहीं हुआ, तो वो कंडीशन इसी में आ गया। संगत कोण बराबर हो, तो अभी जस्ट हम पहले इस चीज़ को डिस्कस किए हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो अगर इसका तीनों कोण 60 डिग्री है तो इसका भी तीनों 60, तो 60 60 60 60 हो गया, ये कोण बराबर हो गया। तीसरा, संगत भुजा एक ही अनुपात में हो। अच्छा मान लेते हैं यहाँ भुजा हम बदल देते हैं, यहाँ मान लेते हम ले लेते 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 और ये भी 12। अब 4 4 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 12 12 ले लिए। अब अनुपात निकाल के देखो, अगर ये 4 है तो 4/12 करेंगे तो 1/3 होगा, यानी अनुपात आपका 1:3 आ रहा है। तो यहाँ भी निकालेंगे तो 1:3, यहाँ भी निकालेंगे तो 1:3। तो सब कंडीशन लागू हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, समरूप आकृति हो जाएगा। और हम उदाहरण किसका लिए, समबाहु त्रिभुज का। तब तो एक और पॉइंट आपको मिल गया, क्या मिल गया कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकता है। तो जितना भी समबाहु त्रिभुज है सब के सब आपका क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सब त्रिभुज समरूप होगा, हम केवल समबाहु त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं। तो दुनिया में जितना भी त्रिभुज होगा समबाहु, वो सब आपस में समरूप होगा। तो 4 पॉइंट यहाँ से हम निकाले और चारों के चारों आपके एक्सरसाइज में रिक्त स्थान भरने वाला में मिल जाएगा। तो सभी वृत्त सर्वांग समरूप होता है, सभी वर्ग समरूप होता है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, और उसके बाद जो है सभी समरूप सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकता है, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समरूप और सर्वांगसम क्लियर हुआ होगा। अब हम स्पेशल त्रिभुज में देखते हैं कि समरूपता का क्या कंडीशन है। अब हम लोग समरूप त्रिभुज का चर्चा करेंगे। अब कहेंगे कि अभी करवे किए हैं, तो वो जो किए बहुभुज का चर्चा किए, उसमें उदाहरण आपको त्रिभुज लिए हम। लेकिन अब स्पेशल त्रिभुज का देखेंगे, त्रिभुज के समरूपता का क्या नियम होता है। और त्रिभुज ही तो पढ़ना है आपको, इसलिए इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। तो दो त्रिभुज समरूप तभी होगा जब उसका संगत कोण बराबर हो। तो केवल ऊपर में जो कंडीशन था आकृति वाला वो हट जाएगा। क्यों? तो आकृति दोनों तो त्रिभुज रहेगा हमेशा, तो वो तो ज़रूरत ही नहीं है। तो बस दो नीचे वाला बात रह जाएगा। तो संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजा एक ही अनुपात में होगा, अर्थात समानुपाती होगा। अगर ये दोनों कंडीशन लागू हो जाता है कोई भी दो त्रिभुज में, तो 100% कह सकते हैं वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब उदाहरण देख लेते हैं क्या होगा समरूपता नियम। जैसे इससे पहले हम देखें कि दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो वो तो उदाहरण लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अभी हम समझा चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूपी होगा, तो उसका तो कंडीशन खत्म है। अब आगे दूसरा त्रिभुज को न लेते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि पहला एग्जाम्पल एक त्रिभुज ये लिए और दूसरा लिए ये, ठीक है।
अगर हम कहें कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और अच्छा अनुपात लेना है तो अनुपात में ले लेते, चलो ये 4 है तो ये मान लेते हैं हम 8 ले लेते हैं, ये 12 ले लेते हैं, और ये 5 तो ये ले लेते हैं 10। ये हुआ। अब कोण की बात करें तो कोण, तो ये कोण ले लेते हैं, मान लेते हैं 100 डिग्री, सिंपल एक उदाहरण ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं 30 डिग्री, 30 नहीं 50 ले लेते हैं इसको, और इसको ले लेते 30, क्योंकि तीनों कोण मिलके 180 होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और ये 50 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, और ये आपका 100 डिग्री। अब ये जो कंडीशन है, कंडीशन को मिलाइए। संगत कोण बराबर हो तो पहले कोण मिलाइए, 100 100, 50 50, 30 30, मिल गया, संगत कोण बराबर है। अब संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए। अब ये संगत शब्द जो है ना बहुते को कन्फ्यूज करता है, क्या मतलब है संगत, कैसे पता चलेगा कि इसका संगत यही भुजा है। भाई ये काफ़ी कन्फ्यूज करता है विद्यार्थी को। भाई लिख तो लिया, समझ तो लिया संगत संगत कर रहा है, लेकिन संगत भुजा खोजने में परेशान हो जाता है। तो इसका एक उपाय है, अगर आप कोण बराबर ढूंढ पाए, भाई कोण तो बराबर कोई भी ढूंढ लेगा, देख के भी ढूंढ लेगा, 100 100, 50 50, 30 30, तो इसमें तो संगत का लफड़ा ही नहीं चलेगा। भाई देख के बता दो बराबर है। तो जो कोण बराबर है उसके सामने का भुजा लो, वही संगत होता है। तो देखो अगर हम कहेंगे 100 डिग्री वाला भुजा कोण है, तो इसके सामने का भुजा आपका आया 6 सेंटीमीटर, तो ये 100 इसके बराबर है, तो इसके सामने का भुजा आपका आ रहा है 12। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों भुजा संगत भुजा कहलाएगा। उसी तरह देखो ये 30 डिग्री है और इसके सामने का भुजा आपका ये 4 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज में 30 लो, ये है, तो इसके सामने का भुजा 8 है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये दोनों भुजा जो है आपका संगत कहलाएगा। उसी तरह ये 50 है, इसके सामने का ये भुजा है 5, तो इसमें 50 देखो ये है, तो इसके सामने का भुजा है 10, तो ये दोनों भुजा को हम संगत भुजा कहेंगे। अब लिखे हैं कि संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, देख लेते। तो 4 के संगत कौन आया 8, तो 4/8 लो, कट के आ जाएगा 1/2। 6 का संगत 12 आया, तो 6/12 लो, ये भी कट के आ जाएगा 1/2। और 5 का संगत 10 है, तो 5/10, तो ये भी कट के हो जाएगा 1/2। आप देख सकते हैं संगत भुजा जो है सबका अनुपात बराबर है, 1:2 1:2 1:2, तो इसलिए इसको समानुपाती कह सकते हैं। तो संगत भुजा अति संगत कोण समान हो गया और संगत भुजा एक के अनुपात में हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है बताओ, ये दोनों त्रिभुज आपका, ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। अगर इसको हम मान ले ए है, ये बी है और सी है, और इसका नाम डी ई एफ दे दे, तो ए बराबर आपका हो जाएगा डी, बी बराबर हो जाएगा ई, और सी बराबर हो जाएगा एफ। ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, सब 1/2 है। तो सब 1/2 है तो समानुपाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है ये समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। तो समरूप को हम ऐसे लिखेंगे संकेत में, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, बार बार इसी तरह लिखेंगे और किताब में भी आपको इसी तरह मिलेगा भी संकेत में। तो ये हो गया आपका समरूप त्रिभुज के लिए कंडीशन। तो अब ये कंडीशन आप कहीं भी कोई भी दो त्रिभुज में लगा सकते हैं। संगत खोजने के लिए भी बता चुके हैं, पहले
कोण खोज लीजिए, कोण बराबर है, उसके सामने का भुजा उसका संगत भुजा कहलाएगा। तो उसका अनुपात निकाल के देख लीजिए, अगर हो रहा है तो बिल्कुल समरूप है। तो ये हो गया त्रिभुज के समरूप। लेकिन अब इसका कुछ नियम भी होता है, और वो नियम जो है आपको जो है एक प्रमेय के रूप में यहाँ हम सिद्ध करेंगे। लेकिन नियम कौन कौन है इस वीडियो में हम उसका चर्चा कर देते हैं कि क्या क्या नियम है त्रिभुज के समरूप के लिए। तो अब इसमें जो है हम लोग ये देख लेते हैं कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज के समरूप के लिए क्या क्या शर्त होता है। अर्थात ये जो शर्त आप देख रहे हैं ये आपको एज अ थ्योरम के रूप में मिलेगा, यानी प्रमेय के रूप में मिलेगा। और ये सब को हम प्रूव्ड भी करेंगे, क्योंकि थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसा कि हम शुरू में ही बोले, तो इसलिए इस सब को प्रूव्ड भी करेंगे। तो ये जो शर्त है आज केवल शर्त समझ लेते हैं इस वीडियो में। पहला है ए। क्या मतलब है? ए का मतलब होता है एंगल, ए का मतलब होता है एंगल यानी कि कोण, और एस का मतलब होता है साइड यानी कि भुजा। तो जब भी चर्चा होगा दो त्रिभुज कम से कम होना चाहिए, क्योंकि दो त्रिभुज में ही चर्चा होगा। तो दो त्रिभुज समरूप तभी होगा जब उसका संगत कोण आपस में बराबर हो। भुजा कोई ज़रूरी नहीं है, वो अपने ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर कोण बराबर हो ना तो उसका भुजा ऑटोमेटिक समानुपाती हो जाता है। तो इसलिए ये कंडीशन पढ़ लेगा तो भुजा की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खाली ए दिखा दो, प्रूव्ड हो गया आपका समरूप है। तो कोई भी दो त्रिभुज में अगर संगत कोण बराबर हो जाए तीनों के तीनों एक दूसरे के, तो वो दोनों त्रिभुज आपका क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। उदाहरण के रूप में अगर ये दो त्रिभुज हम ले रहे हैं, इसमें अगर कहें 30 है, ये मान लो 60 ले लिए, और ये भी 60 ले लिए, ये 30 ले लिए, और ये मान लो थोड़ा सा है 90 तो नहीं है लेकिन समझना है, मान लेते 90 है, तो 90 ठीक है 90 है। तो इसमें आप देख सकते दोनों त्रिभुज में कोण बराबर है, 30 30 60 60 90 90। तो इसको हम कहेंगे ए समरूपता नियम कहेंगे, या फिर ए समरूपता प्रमेय भी कह सकते हैं इसको। अब वो देखेंगे बाद में। उसके बाद इसी से ये जो ए देख रहे हैं, इसी से ये निकलता है ए से, और ये उपप्रमेय कहलाता है। अगर प्रमेय से ही कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं आप तो उसको उपप्रमेय ले सकते हैं, और किताब में आपको ये उपप्रमेय के रूप में मिलेगा, थ्योरम के रूप में नहीं मिलेगा ये, ठीक है। अगर दो त्रिभुज में दो कोण भी अगर बराबर हो गया तो 100% कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप होगा। केवल दो कोण बराबर दिखा दो, और सबसे अधिक अगर किसी का यूज होगा तो इसी का होगा। समरूप दिखाने में सबसे अधिक हम इसी का उपयोग करेंगे, क्योंकि सबसे आसान है भाई। केवल दो गो कोण ही तो दिखाना है और कुछ झंझट ही नहीं है, इसलिए सबसे अधिक उपयोग इसी का होगा। कोई भी दो त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में समान दिखा दो तो वो समरूप हो जाता है। किसके अनुसार? इसके अनुसार होता है, ऊपर वाला के अनुसार। कैसे? आप समझो बात को। अगर हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ये कहेंगे मान लो 75 डिग्री है, ये मान लेते हैं 70 डिग्री है, ये भी 75 डिग्री है, और ये भी मान लेते हैं 70 डिग्री है। हम तीसरा नहीं लिखे, मान लो तीसरा पता ही नहीं है। अगर दो कोण बराबर दिखा दो तो समरूप। तो देखो 75 75 70 70, तो एक मतलब ये दोनों त्रिभुज हो गया आपका समरूप। तो कहेगा तीसरा कैसे बराबर होगा? तो भाई आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोण मिलके होता है 180 डिग्री। अगर दो कोण बराबर हो ना तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। अगर तीनों कोण ये दोनों को जोड़ें तो 7 7 14 145 हो गया।
होना चाहिए 180 डिग्री। तो कितना बच रहा है सोचो, 45 5 50 30 80 35 डिग्री। तो इसका मतलब ये कोण आपका कितना हो गया 35 डिग्री। उसी तरह इसमें निकालेगा तो कितना होगा 35 डिग्री। तो अब आप ही बताओ तीनों कोण बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो त्रिभुज में तो आपको दिया था 2 ही कोण बराबर, लेकिन जब निकालेगा तो पता चलेगा तीसरा भी क्या है बराबर। तो तीसरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 2 कोण जैसे ही बराबर आया तो लिख देना दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। किस नियम से, तो ए समरूपता नियम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा आपका है एस एस एस, यानी साइड साइड साइड, अर्थात भुजा भुजा भुजा। तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। तो अगर तीनों भुजा बराबर नहीं, बराबर तो सर्वांगसम में होगा। अगर एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसर त्रिभुज के तीनों भुजा का संगत बराबर हो तो सर्वांगसम कहलाएगा। तो हम बराबर का बात नहीं कह रहे हैं, अगर तीनों भुजा संगत भुजा का अनुपात बराबर हो। क्या मतलब है, देखो अगर एक त्रिभुज ये लिए, एक त्रिभुज ये लिए, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब अगर भुजा का अनुपात निकालें, अगर इसको हम ए बी सी मान लें, डी ई एफ मान लें, तो इसका ए बी बटे इसका डी ई निकालेंगे तो 4 बटे कितना होगा 8, और 4 और 8 तो 1 बटे हो गया 2। उसी तरह बी सी बटे में ई एफ निकालेंगे तो 5 बटे हो जाएगा 10, तो ये भी कट के कितना होगा 1 बटे 2। उसी तरह ए सी बटे में डी एफ निकालें तो 6 बटे 12 कट के हो जाएगा 1 बटे 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए बी बटे डी ई बराबर निकला बी सी बटे में ई एफ बराबर निकला ए सी बटे में डी एफ। तो क्या देख रहे हैं, तीनों भुजा यानी संगत भुजा एक ही अनुपात में है। अगर 2 त्रिभुज में तीनों भुजा जो है संगत भुजा अगर एक ही अनुपात में आ जाता है, अर्थात ऐसा आ जाता है तीनों के तीनों, तो दोनों त्रिभुज क्या होता है समरूप होता है। और ये नियम क्या कहलाता है, ये नियम आपका कहलाएगा एस 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 समरूपता नियम। तो 3 क्लियर हो गया। चौथा आपका है एस ए एस, मतलब भुजा कोण भुजा। अब इसमें क्या, तो सर्वांगसम में भी ये नियम है। तो वहाँ था कि कोण बराबर हो और उसके बगल वाला दोनों भुजा भी बराबर हो। तब तो बराबर हम कह ही नहीं रहे, बराबर कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखो अब इसका अगर देखें तो एक त्रिभुज ये ले लेते हैं, एक त्रिभुज ये ले लेते हैं। तो इसमें अगर मान लेते हैं हम ये कोण बराबर है, ये 75 है या 70, तो ये भी 70। अगर मान लेते हैं ये 9 सेंटीमीटर है तो ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और ये ले लेते हैं मान लेते हैं 1/3। तो अगर 12 ले लेते हैं तो ये ले लेते हैं 4। अब देखिए एक कोण बराबर है, उसके बाद जो कोण बराबर है उसके बगल वाला भुजा, यानी कि उस कोण को बनाने वाला भुजा होना चाहिए, दूसरा भुजा नहीं, ऐसा नियम नहीं है। तो 70 70 बराबर, और 70 बनाने वाला 2 भुजा ये दोनों है, और ये दोनों एक ही अनुपात में होना चाहिए, बराबर नहीं, एक ही अनुपात में। अगर ये 9 है तो ये 3 है, तो 9/3 करेंगे तो कट के 3 आएगा। उसी तरह अगर ये 12 है तो ये 4 है, तो 12/3 करेंगे तो ये भी आपका 3 आएगा। कहने का मतलब है 3:1 आएगा, और ये भी 3:1 आएगा। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये दोनों भुजा का अनुपात बराबर आ रहा है। तो बराबर आ रहा है तो 2 भुजा का अनुपात बराबर आया और उसके बीच का कोण बराबर आया। तो अगर ऐसा होता है तो दोनों त्रिभुज होगा समरूप, और ऐसे नियम को क्या कहेंगे, एस ए एस समरूपता नियम कहेंगे। तो यहाँ से हम लोग ये समझ चुके हैं कि समरूप के लिए कितना नियम है,
3, लेकिन ये उसी में से निकलता है, तो इसको अगर काउंटिंग करेंगे तो 4। अब इसके अलावा कुछ और भी थ्योरम है, जैसे थेल्स प्रमेय है जो कि शुरुए में आपका है थेल्स प्रमेय, तो उसको हम अगला वीडियो में थेल्स प्रमेय सबको करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और इसमें से आप जो है जितना हम बताए उसमें से आप एक एक्सरसाइज इसका समाप्त कर सकते हैं, 100% समाप्त होगा। उसको हम अगला वीडियो में समाप्त करके एक थेल्स प्रमेय को देख लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।